स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, विशेष तौर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो आज 2 से 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ली हैं, उसमें क्या डिसीजन निकलकर सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब आखिरकार किस मसले को लेकर सरकार खटखटाने वाली है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। अभी देखिए, क्योंकि 2 दिन का अवकाश है, मॉनसून सत्र चल रहा है, अब इसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी सदन बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले जो ये जरूरी बैठक हुई है, आखिरकार किस सिलसिले में है, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात, रेगुलराइजेशन वाले मसले को लेकर करेंगे। यहां कर्मचारियों की ओर से कुछ और ही तर्क अब दिया जा रहा है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में एक विधायक के सवाल के जवाब में ये कहा था कि फिलहाल अब एक ही विकल्प दिया जाएगा, इनके एक ही मौका मिलने वाला है रेगुलर होने के लिए उन कर्मचारियों को जिनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म होगा। इसके बाद कर्मचारियों ने कुछ और ही तर्क दिया है और यहां एनजीओ प्रदीप गुट की ओर से भी एक जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल ये मामला कहां तक पहुंचा है और क्या इसमें बड़ी अपडेट है, ये भी बारीकी से जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। शिक्षकों के लिए खास ऑर्डर जारी किए गए हैं, इन पर कार्रवाई हो सकती है, किस मसले से संबंधित ये भी हम आपको बताएंगे। और मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर क्योंकि मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, आज यहां चक्कर कोर्ट में से लेकर हियरिंग भी हुई है। क्या कुछ दलीलें दी गई हैं दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अगले 3 दिन तक मौसम खराब बताया गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून सीजन इस बार लेट तक रह सकता है, ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से माना जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां बैठक की है आईएमडी के साथ और उसमें डिसीजन ये लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये 48 स्वचालित मौसम केंद्र इसलिए स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके और इससे 2 वर्गों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी अगर कृषि और बागवानी क्षेत्र की हम बात करें। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि ओलावृष्टि होती है, तेज बारिश होती है, पहले से ही यहाँ पर प्रबंध किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी ये मददगार साबित होगा, क्योंकि जब सटीक जानकारी मिल पाएगी तो इसमें बेहतर तरीके से फिर प्रबंध पहले किया जा सकता है। बाढ़ आने की संभावना हो, भारी बारिश की संभावना हो, बादल फटने जैसे मामलों पर कैसे फिलहाल प्रबंध करना है, कैसे ही पहले व्यवस्था की जा सकती है, यानी कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये बेहतरीन प्रयास आने वाले दिनों में साबित हो सकता है, ये मुख्यमंत्री का भी मानना है। आईएमडी के साथ बैठक हो गई है और संख्या 48 है स्वचालित मौसम केंद्रों की, जो अभी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इसमें एएफडी परियोजना के लिए 890 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये देखा जा सकता है कि 890 करोड़ रुपए इसके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि ये परियोजना भी यहां पर पूरी हो सके। अगली बात हम एचआरटीसी बस को लेकर करेंगे। दुर्घटनाग्रस्त हो गई है पठानकोट के मामून कैंट के पास। बीती रात को ये मामला सामने आया जहां सड़क पर ही बस पलट गई थी। एचआरटीसी बस थी और ये चंबा से अमृतसर की ओर जा रही थी। 40 यात्री इसमें सवार थे। दुखद बात यह है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 20 वर्षीय ये युवक बताया जा रहा है। कुछ एक महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। 12 लोग इसमें क्योंकि घायल हो गए हैं। 40 यात्रियों में अधिकतर चंबा के रहने वाले थे। 3 लोग बिहार के भी बताए जा रहे हैं और 2 अमृतसर के हैं, क्योंकि ये चंबा से अमृतसर की ओर बस जा रही थी। लेकिन बीच में ही पठानकोट के मामून कैंट में ये हादसा पेश आ गया और ये रात को 3 साढ़े 3 बजे की घटना फिलहाल यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये भी एक दुखद घटना कहना चाहेंगे और अनियंत्रित होकर क्योंकि सड़क पर ये बस पलट गई थी, जिस वजह से एक युवक ने अपनी जान खो दी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में एक दफा फिर एडमिशन की तिथि बढ़ा दी है। हालांकि हैरानी भरी बात भी है, सबसे पहले ये एडमिशन की तिथि रखी गई थी 16 जुलाई की और अब बढ़ते बढ़ते 12 सितंबर तक पहुंच गई है। कुछ स्टूडेंट्स की ओर से एक बार फिर रिक्वेस्ट की गई थी कि ये चूक गए हैं एडमिशन लेने के लिए, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्हें जमा 2 में कंपार्टमेंट आ गई थी। कंपार्टमेंट क्लियर होने के बाद इन्हें लग रहा है कि अब एडमिशन मिल सकती थी, तो इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी शिक्षा विभाग से, जिसके बाद एक दफा फिर तिथि बढ़ी है। सबसे पहले 16 जुलाई यहाँ तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब 12 सितंबर तक ये एडमिशन की तिथि बढ़ चुकी है। फिलहाल इन छात्रों का सिलेबस कैसे कवर होगा जो अब एडमिशन ले रहे हैं, ये भी सवाल है।
और आने वाले समय में इस व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। ये पुराने छात्रों की ओर से मांग उठाई जा रही है। नई नई एडमिशंस हो रही हैं, बार बार मौका दे दिया जाता है एडमिशन के लिए, बार बार तिथि बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छात्रों का ही घाटा है। ये कुछ छात्र संगठनों की ओर से कहा जा रहा है। तो तिथि एक दफा फिर बढ़ी है। हालांकि मौका है उन छात्रों को जिनकी कंपार्टमेंट जमा 2 में आ गई थी, तो एक दफा फिर ये एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि पहले चूक गए थे। ऐसा भी नहीं है कि बार बार कंपार्टमेंट वाले छात्रों की वजह से ही एडमिशन तिथि बढ़ाई जा रही हो, बल्कि पहले कुछ एक तकनीकी खामियां भी रही। बीच में वेबसाइट भी यहाँ नहीं चल रही थी, ऑनलाइन तौर पर भी छात्र इसमें आवेदन नहीं कर पा रहे थे, और भी कई परेशानियां थी जिस वजह से छात्र चूक गए थे। तो इसी वजह से फिलहाल ये बार बार तिथि यहाँ पर बढ़ाई गई है। देखिए, जिला युवा कांग्रेस की ओर से चेतावनी ये दी गई है कि ये यहाँ NHAI और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बात हम किरतपुर नेरचौक 4 लेन की कर रहे हैं। ये सड़क मार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया है, बीच बीच में गड्ढे हैं, कुछ एक जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, खराब इसकी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी सीरियस मोड पर NHAI की ओर से काम नहीं किया जा रहा है। ये युवा कांग्रेस का कहना था। आज ही इनकी ओर से बिलासपुर में प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और ऐलान इन्होंने किया है कि 9 सितंबर को इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, NHAI के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी। हालांकि अभी प्रदर्शन बिलासपुर में ही हो रहा है, लेकिन अगर जल्द से जल्द इस सड़क मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर भी इनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा, ये युवा कांग्रेस का मानना है। एक डिमांड इन्होंने ये रखी है कि जो टोल प्लाजा का चार्ज यहाँ पर वसूल किया जा रहा है उसे तब तक ना वसूला जाए पर्यटकों से और अन्य लोगों से भी, जब तक यहाँ सड़क मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाता है। जब सुविधाएं ही नहीं दी जा रही हैं आम लोगों को और पर्यटकों को, तो फिर किस बात का चार्ज वसूला जा रहा है, ये इन्होंने तर्क दिया है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि 40 किलोमीटर की दूरी के भीतर सिर्फ एक ही टोल प्लाजा यहां पर स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यहां केंद्र सरकार के नियमों को दरकिनार करते हुए 40 किलोमीटर के बीच ही 2 टोल प्लाजा स्थापित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ा आर्थिक नुकसान है, खासतौर पर पर्यटकों के लिए। पर्यटक इस मार्ग से होकर नहीं आना चाहते हैं, वो इस बात को लेकर झिझकते हैं, और अभी मार्ग की दुर्दशा भी काफी खराब चल रही है, स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मरम्मत इसकी होनी चाहिए। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हुआ है या गड्ढे पड़े हैं उनकी भी मरम्मत हो, और जब यहाँ उचित तौर पर इसे दुरुस्त कर दिया जाए उसके बाद ही टोल प्लाजा का चार्ज इसमें वसूला जाना चाहिए। ये मांग जरूर उठाई है युवा कांग्रेस ने, लेकिन कितना असर इसका होता है देखेंगे। और फिलहाल केंद्र सरकार के खिलाफ ये 9 सितंबर को प्रदर्शन भी करने वाले हैं। देखिए, हमीरपुर जिला के धनेड़ में आंगनबाड़ी नियुक्ति को लेकर बवाल हो गया है। दरअसल ये धनेड़ में आंगनबाड़ी केंद्र बताया जा रहा है और वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 2 में ये आंगनबाड़ी केंद्र आता है। यहाँ किसी दूसरे वार्ड की महिला को नियुक्ति दे दी गई है आंगनबाड़ी केंद्र में, जिसका ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुपचुप तरीके से विभाग ने ये नियुक्ति कर दी। यहाँ एक आंगनबाड़ी वर्कर अपना पद छोड़कर गई थी, जब पद खाली हुआ तो उसी वार्ड की महिला को तैनाती दी जानी चाहिए थी जिस वार्ड में पद खाली है, लेकिन वार्ड नंबर 2 की महिला को प्रेफरेंस न देते हुए अन्य वार्ड की महिला की तैनाती कर दी गई है, जो कि नादौन से बताई जा रही है। और ग्रामीण काफी ज्यादा रोष में हैं, इतने ज्यादा रोष में है कि इन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में ताला जड़ दिया है। पिछले 3 दिनों से यह विवाद चल रहा है। फिलहाल CDPO विभाग की ओर से वहां पर बार बार कर्मचारी अधिकारी भी भेजे जा रहे हैं ताकि पूरा मामला सॉर्ट आउट हो सके, लेकिन ग्रामीण पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है आंगनबाड़ी केंद्र में तब तक ताला लग कर रहेगा जब तक इन्हीं के वार्ड की महिला को यहां नौकरी नहीं दी जाती है, इनके वार्ड की महिला को ही वहां नियुक्त नहीं किया जाता है आंगनबाड़ी वर्कर के तौर पर। तो यहां भी मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और आंगनबाड़ी नियुक्ति को लेकर देखिए पूरा ये विरोध दर्शाया जा रहा है। ग्रामीणों का ये तर्क है कि ये अप्रोच सिस्टम है, गुपचुप तरीके से नादौन की एक महिला को मौका दे दिया गया। जब वो किसी दूसरे वार्ड में आती है तो कैसे वार्ड नंबर 2 में उसे तैनाती दी जा सकती है। जिस महिला का अधिकार है, जिन आम लोगों का उस वार्ड में अधिकार है, उस आंगनबाड़ी केंद्र में अधिकार है, उन्हें ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। अब इस विरोध को किस तरह से खत्म किया जाता है, ग्रामीण शांत होते हैं, नहीं होते हैं, या नियुक्ति वापस लेने की जो वो मांग उठा रहे हैं विभाग से और सरकार से, इस पर भी अगला एक्शन क्या होता है, अगला क्या कदम उठाया जाता है, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। देखिए, 8,000 के करीब पेंशनर्स
परेशान हैं। ये HRTC से जुड़े पेंशनर्स हैं। आज इन्होंने फिर मासिक बैठक हमीरपुर में बुलाई थी और इनका कहना है हर जिले में इनकी ओर से प्रदर्शन हो रहा है। अब एक तरह से राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए इन्हें यहां पर मजबूर किया जा रहा है, यानी कि स्टेट लेवल का बड़ा प्रोटेस्ट ये करेंगे और आंदोलन करने के लिए सरकार इन्हें विवश कर रही है। बार बार आर्थिक तंगी का हवाला इन्हें दे दिया जाता है, इनकी अदायगी नहीं हो रही है, मेडिकल रिम्बर्समेंट तक का भुगतान इनका नहीं किया जा रहा है, ना ही बाकी भत्ते इनके अभी तक मिल पाए हैं और पेंशन भी काफी ज्यादा लेट दी जा रही है। अब 10 तारीख तक इन्हें रुकना पड़ेगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ये भी तर्क इनकी ओर से दिए गए हैं। अभी देखिए, हम आपको जानकारी 2 रोज पहले की देना चाहेंगे। विधानसभा के बाहर भी HRTC पेंशनर्स पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर कि पेंडिंग भत्तों का भुगतान किया जाए और समय से इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। उस दिन भी काफी ज्यादा रोष में नजर आए हैं। इनका ये कहना है कि उम्र का आखिरी पड़ाव इनका चल रहा है और इसमें इन्हें इस तरह से धक्के खाने पड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। पूरी जिंदगी इन्होंने HRTC को अपनी दी है और अब जब आखिरी पड़ाव पर हैं तो भी इनका शोषण किया जा रहा है। अदायगी अभी तक नहीं हुई है। 8,000 के करीब सेवानिवृत्त क्योंकि कर्मचारी हो चुके हैं परिवहन में और तकरीबन 350 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं जो कि सरकार की ओर से नहीं पूरी की जा रही हैं। तो फिलहाल कब तक दी जाएंगी इसके लिए समय निर्धारित किया जाए और सभी देनदारियां सुनिश्चित की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़े स्तर पर इनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। ये पीछे नहीं हटेंगे। आज की बैठक में इनकी ओर से रणनीति कुछ इस तरह की तैयार की गई है। इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि HRTC पेंशनर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इनकी देनदारियों को लेकर सच में कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। और HRTC से जब भी सवाल किया जाता है HRTC प्रबंधन से, तो प्रबंधन का यही एक तर्क रहता है कि वित्तीय घाटे में चल रहा है HRTC और बहुत मुश्किल है इस घाटे से उभरना। हालांकि डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ये स्टेटमेंट देते हुए बार बार नजर आए हैं कि कैसे वित्तीय घाटे से उभरा जा सकता है, इसके लिए कुछ कदम वो उठाने वाले हैं। सब्सिडाइज यात्राओं पर भी यहाँ विराम लगाया जा सकता है। ये भी संकेत कई दफा उनकी ओर से दिए गए हैं। हालांकि ये बात तो HRTC के पेंशनर्स और जो अभी कार्यरत कर्मचारी हैं वो भी कहते हैं कि सब्सिडाइज्ड यात्रा पर लगाम अगर लगा दिया जाता है तो उससे काफी हद तक मुनाफा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक स्टेटमेंट्स ही सामने आई हैं, ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया है जिससे ये मालूम पड़े कि आने वाले समय में ये घाटे से HRTC भी उबर सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पटवारी का एक पद भरा जाएगा और इसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। 15 सितंबर तक आवेदन देने होंगे। एक ही पद भरा जाएगा, वो भी अस्थायी तौर पर। इसे लेकर इंफॉर्मेशन जारी कर दी गई है HPU की ओर से और इसमें शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं। पहली बात तो ये कि पटवारी की भर्ती हो रही है, दूसरी बात कि एक ही पद भरा जा रहा है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अस्थायी तौर पर यह भर्ती हो रही है। इसीलिए पहले ही विरोधी स्वर इस भर्ती को लेकर भी उठ गए हैं। एक ही पद क्यों और वो भी अस्थायी तौर पर, और आवेदन के लिए इतना कम समय 15 सितंबर तक यहां आवेदन मांग लिए गए हैं। अब इस भर्ती में भी क्या कुछ होगा ये देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हेडमास्टर्स और खास तौर पर प्रिंसिपल्स को ये आदेश जारी हुए हैं कि वो गैर शैक्षणिक कार्य करने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करें, छात्रों को पढ़ाने पर यानी कि फोकस करें। ये अब विभाग का मानना है कि कई शिकायतें आ रही हैं जिसमें ये पाया जाता है कि हेडमास्टर प्रिंसिपल गैर शैक्षणिक कार्य में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर्स को भी अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो कोई भी जानकारी हेडमास्टर या प्रिंसिपल से ना मांगे, छात्रों से रिलेटेड भी या स्कूल से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी उनसे ना मांगी जाए, क्योंकि इस बीच उनका ध्यान भटक जाता है और फिर वो छात्रों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब स्कूलों में क्योंकि पढ़ाई को लेकर गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, तो फिर इसमें यह भी तय किया गया है कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पूरा फोकस पढ़ाई पर किया जाए, छात्रों को पढ़ाया जाए और एक एक मिनट भी यहाँ कीमती समझा जाए अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो ये कोशिश ज़रूर हो रही है और इसी बीच यहाँ आदेश जारी किए गए हैं उन शिक्षकों के लिए जो कि गैर शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा रुचि ले लेते हैं। जो गैर शैक्षणिक स्टाफ हैं फिलहाल उनके लिए ये कार्य दिए जाएं, उनसे ही सूची मांगी जाए और बाकी की जानकारी भी उनसे ही मांगने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर्स को अब कह दिया गया है। तो अब आने वाले समय में ये भी चेकिंग रखी जाएगी और कोई शिकायत मिलती है किसी भी हेडमास्टर, प्रिंसिपल या अन्य शिक्षक के खिलाफ जो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो या बच्चों को पढ़ाने में पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है लेकिन गैर शैक्षणिक कार्यों में पूरी तरह से डटा हुआ है, तो उस पर उसी वक्त यानी कि तुरंत प्रभाव से बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है।
तो ये भी एक नया कदम कहना चाहेंगे। और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में उन्होंने स्कूलों को हिदायत दे दी है। कई तरह के बड़े बदलाव अभी हम प्रदेश के स्कूलों में देख रहे हैं। ये भी एक नया बदलाव कहना चाहेंगे। अब इन्हें सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर ही यहाँ फोकस करना है। गुणवत्ता क्योंकि बढ़ाने का जब फैसला हो ही गया है तो कैसे इसकी ओर बढ़ा जा सकता है, रोजाना इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हमें जरूर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, सेब के कारोबार पर भी यहाँ क्लैरिटी कर दी गई है मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जहां तक यूनिवर्सल कार्टन की बात थी तो राज्य सरकार ने वेट को रेगुलेट कर दिया, यूनिवर्सल पैकेजिंग शुरू हो गई है और क्वांटिटी भी हमने तय कर दी है। ये सरकार के क्षेत्र अधिकार में था, इसलिए फैसला लिया गया था। और जहां तक गढ़ के हिसाब से सेब बेचने की बात है तो यह बेचना या ना बेचना बागवान और व्यापारी के बीच का मामला है, इसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। गढ़ के हिसाब से सेब कैसे बेचा जाए, ये सेशन में सवाल उठाया गया था और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से इसमें क्लैरिटी दे दी गई है कि यह व्यापारी और बागवानों के बीच का मसला है। जो सरकार के क्षेत्र अधिकार में था उस पर फैसला हो चुका है, कितनी क्वांटिटी रहेगी ये तय हो चुका है और यूनिवर्सल पैकेजिंग भी शुरू हो चुकी है। देखिए, पोस्ट कोड 903 और 939 पर अब आना चाहेंगे। रिजल्ट इनका घोषित नहीं हो पाया है। बड़ा कारण यह है कि कार्मिक विभाग और विजिलेंस के बीच ये पूरा मामला लटक कर रह गया है। कार्मिक विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को यह कहा गया था कि कुल दोनों पोस्ट कोड्स में 16 पद खाली छोड़ दिए जाएं, एक में 11 और दूसरे में 5 पद खाली छोड़े जाएं, जो कि इसमें कल्प्रिट माने जा रहे हैं। कल्प्रिट की संख्या के हिसाब से, क्योंकि पद खाली छोड़ने की बात हुई है और बाकियों के लिए रिजल्ट घोषित होना था। लेकिन विजिलेंस ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए ये कहा है कि जो संख्या दी गई है दोनों पोस्ट कोड्स में मिलाकर 16 पद छोड़ने की, ये संख्या ही गलत है। यानी कि एक तरह से संख्या यहाँ मिसमैच हो गई है, तो संख्या पूरी नहीं हो पाई है और अब दोबारा से विजिलेंस इसमें डेटा देगा। विजिलेंस से ये संख्या मांगी गई है कार्मिक विभाग की ओर से कि इसमें पूरी कुल मिलाकर और उचित संख्या क्या है, कल्प्रिट्स की इस बारे में जानकारी दी जाए, उसके बाद ही रिजल्ट घोषित हो पाएगा। यानी कि एक और बड़ी अड़चन अब इसमें फंस गई है। इसमें टोटल 16 पद खाली छोड़ने के लिए कहा गया था, 11 एक पोस्ट कोड में और बाकी के 5 पद दूसरे पोस्ट कोड में। लेकिन ये दोनों में ही कल्प्रिट की संख्या अब गलत बताई जा रही है विजिलेंस की ओर से। तो अब दोबारा से विजिलेंस को चिट्ठी भेजी गई है कार्मिक विभाग की ओर से। कब तक इस चिट्ठी का जवाब आता है, यानी कि जो संख्या मिसमैच हुई है, कब तक उचित संख्या भेजी जाएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता और तब तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। अब ये नया ही मसला सामने आ गया है जहां कल्प्रिट्स की संख्या ही बाद में गलत बताई जा रही हो विजिलेंस की ओर से। अगली बात उन कर्मचारियों को लेकर करना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे थे इस फैसले का कि दोबारा से 2 बार रेगुलर करने का मौका वर्ष में सरकार देगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है सेशन में कि फिलहाल एक ही मौका दिया जाएगा साल में, 31 मार्च के बाद ही यहाँ रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स होंगे उन कर्मचारियों के लिए जो अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लेंगे। लेकिन वो कर्मचारी जो अभी सितंबर में अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने वाले हैं या उससे पहले जिन्होंने पूरा कर लिया है, उनका ये मानना है कि जिन नियमों के तहत ये भर्ती हुए थे उसमें 2 बारी का प्रावधान था रेगुलराइजेशन के लिए, तो उन्हीं नियमों के तहत इन्हें रेगुलर किया जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये दरअसल यहाँ 1 टाइम छूट मांग रहे हैं कर्मचारी। 1 टाइम छूट मांगने पर इसलिए आ गए क्योंकि इस सेशन से उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे और अभी सितंबर या सितंबर से पहले जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो रहा है उन्हें मार्च तक ही रुकना होगा। ये 2 बारी मौका नहीं मिलेगा रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स के लिए। 31 मार्च के बाद ही अब कर्मचारी रेगुलर हुआ करेंगे, तो यहाँ उम्मीदों पर पानी फिर गया कर्मचारियों की। इसलिए अब ये 1 टाइम छूट मांग रहे हैं, ये तर्क देकर कि जिन नियमों के तहत इनकी भर्ती हुई है उसमें 2 बारी रेगुलर करने का प्रावधान था, या तो ये पहले ही नियम बदल दिए जाते, लेकिन जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आए थे उस वक्त ऐसे कोई नियम नहीं थे। ये क्योंकि अभी देखिए पिछले साल दिसंबर में ही बदलाव किया गया है, दिसंबर में ही ये पिछले वर्ष यहाँ अधिसूचना जारी की गई थी कि साल में एक ही बार अब कर्मचारी रेगुलर होंगे। 1 टाइम छूट मांग रहे हैं। फिलहाल कैसे सरकार इनकी इस मांग को देखती है ये रोचक रहेगा देखना। और दूसरी बड़ी बात, जो एनजीओ गुट है प्रदीप ठाकुर का, उनकी ओर से दावा किया गया है कि दोबारा से इस मसले को सरकार के समक्ष रखेंगे।
पहले भी कई मर्तबा रख चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री इस फैसले में यू टर्न लेंगे या वन टाइम छूट देंगे। ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो मांग रखी जा रही है कर्मचारियों की ओर से, कितना इम्पैक्ट इसका सरकार पर होता है, ये बड़ी बात रहेगी। देखिए, पिछले कल 1500 की राशि पर मंत्री ने उलझा दिया है विभाग को भी। मंत्री धनीराम शांडिल ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि 1500 की राशि उन्हीं महिलाओं को मिलेंगी जो पात्र हैं और एक परिवार की एक ही महिला को ये राशि दी जाएगी। इसके बाद विभाग भी काफी ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि विभाग की ओर से जो स्कीम जारी की गई है उसमें हर पात्र महिला को ये राशि देने की बात हुई थी और एक परिवार में एक से ज्यादा महिला को भी अभी तक ये राशि दी गई है। जो आंकड़ा सामने आया है उसमें एक ही परिवार की 2 या 3 महिलाओं को भी राशि मिली है, जो कि हक इसका रखती थी या जो इसके लिए पात्र थी। लेकिन मंत्री धनीराम शांडिल के ये कहने के बाद कि एक परिवार की एक ही महिला को राशि दी जाएगी, इस पर सदन गर्मा भी गया था और विभाग भी अब काफी ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का ये कहना है कि महिलाओं को ठगने का काम हो रहा है। पहले कुछ महिलाओं को राशि दे दी गई, अब इसमें नए ही प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं। ग्राम सभा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो डे बाय डे आखिरकार ये नए प्रावधान इसमें क्यों शामिल किए जा रहे हैं? क्या मंशा नहीं है सरकार की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने की, इसलिए ये बदलाव हो रहे हैं, या कारण कुछ और है? ये विपक्षी दल की ओर से सवाल उठाया गया था, काफी इस पर बवाल भी हुआ और फिलहाल मंत्री की स्टेटमेंट ने सभी को उलझाकर रख दिया है, क्योंकि जो स्कीम जारी की गई है उसमें कुछ और ही नियम है। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक परिवार की एक ही महिला को यह राशि दी जाएगी। तो इस वजह से हर कोई अभी कंफ्यूजन में है। और यहां भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा की ओर से यह कहा गया है कि महिलाओं को ठगने की कोशिश की जा रही है। महिला फैक्टर पर पहले सत्ता में काबिज हो गई कांग्रेस की सरकार और महिलाओं के साथ ही अब सबसे बड़ा छल हो रहा है। महिलाओं को अगर 1500 की राशि नहीं दी जाती है, सभी पात्र महिलाओं को ये राशि नहीं मिलती है, तो आने वाले समय में महिलाएं ही कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। ये उनका अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि उनसे वादा हुआ था और कहीं ना कहीं वोट्स यही सोच समझकर महिलाओं ने दिए थे कि आर्थिक तौर पर उनकी मदद कांग्रेस की सरकार करेगी। लेकिन अब नए प्रावधान ऐड करके, नए नियमों को शामिल करके महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। देखिए, आज कुछ जरूरी मीटिंग्स में मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है। इसमें ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ भी इन्होंने बैठक ली है और यहां बात हम कर रहे हैं शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर, क्योंकि इस पर बड़ी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश ये जारी किए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार खटखटाएगी और हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को वहां पर रखा जाए, सही से पेश किया जाए, यानी कि जो भी उचित दावे हैं उन पर बल देने की बात यहां अधिकारियों को हुई है। दरअसल जो ये शानन जल विद्युत परियोजना है, अभी तक क्योंकि पंजाब सरकार के पास है, लेकिन लीज पर उन्हें दी गई थी, इसकी अवधि समाप्त हो गई है। अब ये हिमाचल सरकार को दे दी जानी चाहिए, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये आग्रह सरकार की ओर से किया जाएगा कि इस परियोजना को हिमाचल सरकार को सौंपने के दिशा निर्देश पंजाब सरकार को दे दिए जाए। लेकिन कामयाबी कितनी मिल पाती है देखना होगा। हालांकि रणनीति एक तरह से सरकार जरूर तैयार कर रही है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और हिमाचल की ओर से क्या उचित दावे वहां पर पेश किए जा सकते हैं, इस पर भी अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इससे पहले बीबीएमवी वाला मामला देखिए वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब यहां शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार की ओर से खटखटाया जाएगा। तो ये बड़ी बात कहना चाहेंगे और तुरंत इस परियोजना को हिमाचल सरकार को सौंप दिया जाए। कोशिश सरकार की ये रहने वाली है, इससे यहाँ के काफी वर्गों को फायदा होगा, आर्थिकी में सुधार होगा, ये मुख्यमंत्री मानकर फिलहाल चल रहे हैं। देखिए, मस्जिद केस को लेकर भी आज सुनवाई हुई है। संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है, ये लगातार दावा वहां के स्थानीय लोगों की ओर से किया जा रहा है और नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। इसमें दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से दलीलें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम और वक्फ बोर्ड की ओर से भी इस मामले में जवाब दायर किया गया है। संजौली के स्थानीय निवासियों ने एक आवेदन भेजा है कोर्ट में कि उन्हें भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाए और जो संजौली सोसाइटी की ओर से वकील हैं उन्होंने दलील ये दी है कि जो मस्जिद की जमीन है वो हिमाचल सरकार की है, जबकि इस पर कब्जा वक्फ बोर्ड का है। 1966 में
आई रिपोर्ट में ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हुई है। हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री ने बताया इस मस्जिद में एक बेसमेंट और एक फ्लोर था, जबकि अब 3 मंजिलें और एक एटिक अवैध निर्माण का है। और सवाल यही है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन आखिरकार कैसे हुई है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो तुरंत प्रभाव से इसे तोड़ा जाए, ये स्थानीय लोग मांग रख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब अगली सुनवाई इसमें 5 अक्टूबर को होगी, तब तक का इंतजार करना होगा स्थानीय लोगों को भी, जिनकी ओर से आवेदन ये किया जा रहा है कि उन्हें भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाए। ये मामला तब काफी ज्यादा भड़क गया था जब मलियाना के एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके बाद कई तरह के तर्क अब सामने आए हैं। जो संजौली सोसाइटी की ओर से वकील हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दायर की है जिसमें 3 बड़ी बातें मेंशन की गई है। एक तो ये कि एक व्यक्ति इसमें मास्टरमाइंड है जो बाहरी राज्य से आया है और उसके कहने पर ही ये अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हुई, और यहाँ अंतिम बात के लिए मृत व्यक्तियों को लाया जा रहा है, जबकि रेजिडेंशियल एरिया है, पॉश एरिया है, आसपास लोग बसे हुए हैं। तो उस हिसाब से जो अंतिम बात है वो सिमेट्री में होनी चाहिए थी, जहां पर पूरी व्यवस्था उसके लिए की गई है। लेकिन इतने घरों के बीच इस मस्जिद में लाकर अंतिम बात लोगों को दी जा रही थी। और तीसरी यहाँ सबसे बड़ी बात ये रखी गई है कि जो कमेटी के पूर्व प्रधान हैं, कमेटी बना दी गई लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति है प्रधान, कोई दूसरा सदस्य नहीं है। और प्रधान का ये कहना है कि उनके सामने इसमें 2 मंजिलों का निर्माण हो गया था, उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उससे पहले की कंस्ट्रक्शन भी हुई थी, कुछ आढ़तियों की ओर से उसमें फंड किया गया था। हालांकि जो दूसरे पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि आढ़तियों ने ही इसमें फंड किया है। जो बार बार सवाल उठ रहा था कि कहां से राशि आ रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आढ़तियों ने फंड किया था। लेकिन सवाल जब उनसे ये हुआ कि ये कैश के जरिए यहाँ पर फंड किया गया था या किसी और तरीके से, तो इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा इंतजार इस पूरे मामले में करना होगा और अगली सुनवाई में वो रिप्लाई भी देंगे। तो बात अभी यहीं पहुंची है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।